हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आकाश इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है मुस्कान सिंह और मैं हूँ एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जेई के लिए अपियर करने वाले हैं, और ये वीडियो सिर्फ उनको ही हेल्प नहीं करेगी। इसके साथ साथ अगर अभी आप 12th के बोर्ड्स देने वाले हैं, 11th स्टैंडर्ड में हैं या रिपीट कर रहे हैं, आप सबको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनको रेगुलेट करें और इसके साथ साथ अपने टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं स्ट्रेस को। अक्सर जब हम स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक बहुत नेगेटिव फीलिंग है, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा हमें कहीं ना कहीं दुखी रखती है। पर स्ट्रेस हमेशा से नेगेटिव नहीं रहा है। इनफैक्ट स्ट्रेस एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो एवोल्यूशन से हमें मिला है। जब हम केवमैन थे तब हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी कि हम पता लगा सके कब कोई एनिमल आ जाएगा। इसीलिए हमारी बॉडी ने ऐसे अपने आप को तैयार किया कि अचानक से अगर हमारे सामने कोई एनिमल आ जाए तो हमारी बॉडी रेडी हो उससे फाइट या फ्लाइट करने के लिए। आप सबने सुना होगा फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ये हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। जब भी हमारी बॉडी कोई डेंजर परसीव करती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पर क्या स्ट्रेस हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि आपको कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है जो 4 महीने बाद है। आप आज की डेट में उसकी टेंशन ही नहीं लेंगे, उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। पर जैसे ही वो टेस्ट सिर्फ 4 दिन दूर रह जाता है, आप फटाक से सब पढ़ने लगते हैं। एकदम से आपका अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आपका लेवल ऑफ अराउजल या लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ गया है। कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहें। चलिए ये समझते हैं इस फिगर से। इस एक्सिस पे है हमारी परफॉर्मेंस, एक्स एक्सिस पे है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस या अराउजल। अगर हम बिल्कुल ही लो फील कर रहे हैं कि हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो हम बोर्ड रहेंगे, हम बिल्कुल ही वो काम नहीं करेंगे। पर जैसे ही हम उसमें इंटरेस्टेड फील करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। अब एक बहुत क्रूशियल पार्ट आता है, ये पार्ट जिसको हम बोलते हैं द जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इस जोन में आप एक्सपीरियंस करते हैं यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस क्या होता है? गुड स्ट्रेस, द स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स यू टू वर्क फर्दर। इस जोन में आप फील करेंगे बहुत ही एनर्जाइज्ड, फोकस्ड, और आपकी पढ़ाई एकदम एफर्टलेस महसूस होती है। इस जोन में आया कैसे जाए? इस जोन में आने के लिए आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बैलेंस कैसे बनाते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास 5 रुपए है, पर बाज़ार से आपको ये सब्जियां लानी है जो 10 रुपए की है, क्या आप ला पाएंगे? नहीं ना, आप स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे होगा। उसी तरीके से आपके पास भी कुछ रिसोर्सेज हैं और होती हैं कुछ डिमांड्स जो सिचुएशन की होती हैं। आपके रिसोर्सेज एज अ स्टूडेंट हैं टाइम और आपका एफर्ट, डिमांड्स आपके आने वाले टेस्ट्स। तो जब हमें ये महसूस होता है कि हमारे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मतलब कि हमारा टाइम और हमारा एफर्ट, वो हमारे पास सफिशेंट नहीं है, तब हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। पर अगर हम पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करें, पहले से ही समझें कि हमें किस तरीके से प्लान करना है और किस तरीके से एक्शन लेना है, तो हम डिस्ट्रेस नहीं महसूस करेंगे। डिस्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रेस ये जोन है जहाँ पे आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत बढ़ता जाता है और आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस गिरने लगती है। आप एग्जॉशन, फटीग, इल हेल्थ, ब्रेक डाउन, बर्नआउट, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए सफिशेंट नहीं है। आगे समझते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अगर हम सिम्टम्स ही नहीं समझेंगे तो हम उन पे काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, पर अक्सर हम समझ नहीं पाते कि हम ये एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं। हम इन सिम्टम्स को 4 में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स। चलिए बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की। अक्सर ऐसा होता है कि पेट दर्द होने लगता है या इधर उधर कहीं दर्द होने लगता है, एकदम से ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली है,
काफ़ी बच्चे हाथ की कपकपाना महसूस करते हैं, काफ़ी बच्चों की पल्स रेट बढ़ जाती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि जब टेस्ट आने वाले होते हैं तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगते हैं। वो इसलिए होता है कि स्ट्रेस जब हम महसूस करते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, और हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल इकट्ठा हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स पे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ तो पढ़ा था पर वो याद क्यों नहीं रह रहा? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अटेंशन नहीं पे कर पा रहा, मैं फोकस नहीं रह पा रहा, मैं कॉन्स्टेंटली वरे ही करे जा रहा हूँ, और मैं कोई क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं कर पा रहा। अब आप समझिए, एज अ जेई एस्पिरेंट आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पेपर में यही टेस्ट की जाएगी, और दुविधाओं के सिनेरियोज में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ही आपको उससे बाहर निकालेगी। अगर आप ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो उनके साथ साथ काफ़ी बार आप इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं स्लीपिंग इश्यूज़, कि या तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, या बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा अचानक से बिंज ईटिंग हो रही है। काफ़ी बार जो टास्क हमें करने हैं, जैसे कि टाइम से नहाना, टाइम से रूटीन करना, हम वो सब भी नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी बार नर्वस हैबिट्स होती हैं, जैसे कुछ बच्चे फिजिटिंग करते हैं, कुछ बच्चे पैर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, कुछ बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं। अचानक से ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार इमोशनल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि बिना बात के इरिटेट होना, अचानक से मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करना, एकदम से हंसना या एकदम से रोना, और एंगर आउटबर्स्ट होना, हर बात पे गुस्सा आ जाना। अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो पहली बात है कि एक्नॉलेज करिए। दूसरी बात है कि समझिए क्या इस चीज़ पे मैं खुद से काम कर सकता हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं खुद से काम नहीं कर सकता तो ये जानिए कि मुझे किसकी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं अपने पेरेंट्स से, क्या मैं अपने फ्रेंड्स से, क्या मैं अपने टीचर्स से, या मैं काउंसलर की मदद ले सकता हूँ। अब हम समझते हैं द एरियाज टू फोकस। हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, हमने सिम्टम की बात कर ली, पर अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो आगे मैं डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे 3 मेन एरियाज़ हैं जिन पर आप काम करके अपने स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं। 3 मेन एरियाज़ हैं माइंडसेट, डाइट एंड स्लीप। मैं माइंडसेट की बात करूं, इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो चलाना चाहूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आप क्या समझे? हर किसी का इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट हो सकता है, पर मैं क्या समझी मैं आपको ये बताती हूँ। सेम चैलेंज तीनों लोगों ने देखा। पहले इंसान ने हल्का सा एक स्टेप लिया और उसको पार कर लिया। दूसरे इंसान ने उसको प्रॉब्लम परसीव ही नहीं किया, और जैसे वो वॉक कर रहे थे नॉर्मली वॉक करते हुए निकल गए। तीसरा जब बच्चा आया तो उसने देखा कि प्रॉब्लम है, उसने परसीव किया कि एक प्रॉब्लम है, पर फिर उसने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया और उसको कवर करने के लिए, पार करने के लिए स्टोन्स रख दिए। सेम सिचुएशन आप सबके साथ है। आप सबके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम है एग्ज़ाम के लिए। अभी आप सब ने पूरे साल मेहनत की है, आप सब ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, आप सब एक ही टेस्ट पेपर देने के लिए बैठेंगे। पर
ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे सेम सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते, मीनवाइल काफ़ी सारे बच्चे एकदम काम और कंपोज रहते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं? इसका रीज़न है माइंडसेट। आपका माइंडसेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उसको कैसे ओवरकम करते हैं। अभी मैं आपको दो माइंडसेट्स दिखाऊंगी। एक है वरी और पैनिक वाला माइंडसेट और एक है काम एंड कॉन्फिडेंट वाला माइंडसेट। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसकी बात हम कर रहे थे डिस्ट्रेस, तो हमारे एमिगडाला एक्टिव होता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा वरी और पैनिक करते हैं तो हम हर चीज़ ही करने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे कि कोई भी एक प्लान तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जिससे इवेंचुअली हम हर चीज़ को निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने खाने को, अपने स्लीप को, और कहीं ना कहीं अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम काम और कॉन्फिडेंट माइंडसेट से अप्रोच करते हैं तो हम अपने ओवरऑल वेलबींग पे भी ध्यान देंगे, अपनी फूड पे, स्लीप पे, अपनी डाइट पे। तो इसीलिए बेटा बहुत ज़रूरी है कि हम काम और कॉन्फिडेंट रहें, और ये अचीव करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपना माइंडसेट चेंज करना। जेईई का एग्ज़ाम आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस एग्ज़ाम को डर की नज़रिए से देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आएगी और हम कभी भी इसके लिए एक्साइटेड नहीं रहेंगे। क्या किसी चीज़ से जब आप डरते हैं, क्या उसको अच्छे से कर पाते हैं? नहीं ना। उल्टा हम काफ़ी बार अपना बेस्ट भी परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसके लिए इतना ज़्यादा भय बना लिया है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को भी यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए इंस्टेड ऑफ व्यूइंग जेईई मेन एग्ज़ाम एज अ थ्रेट, व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी, व्यू इट एज द बस हु विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन, आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाने का एक ज़रिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज से आपको रियलिटी समझनी है कि जेईई एक थ्रेट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, और अपने डर को काबू करने के लिए बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाइए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि हम कामनेस कैसे अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, 5 4 3 2 1। इस 5 4 3 2 1 के रूल से आप अपने आप को जल्दी से प्रेजेंट में ला सकते हैं। अगर आप फील कर रहे हैं कि कभी पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कभी पास्ट मिस्टेक्स की याद आ रही हैं, कभी फ्यूचर की टेंशन हो रही है और आप प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो इस सिंपल सी एक्सरसाइज के साथ आप फटाक से प्रेजेंट में आ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, एक गहरी सांस लीजिए और एक्सेल करिए। फिर अपने आसपास देखकर 5 चीज़ों के नाम रिकलेक्ट करिए, जो भी आपको दिख रहा हो। फिर 4 चीज़ों को टच करिए, उसको फील करिए कि वो कैसे फील कर रहे हैं, कोल्ड है, हॉट है, सॉफ्ट है, हार्ड है। फिर आंखें बंद करके 3 आवाज़ों को सुनिए कि क्या आवाज़ें आ रही हैं आपको, डिस्टिंग्विश करिए उन आवाज़ों में। फिर एक गहरी सांस लेकर आपको 2 चीज़ स्मेल करनी है, जो आप स्मेल कर सकते हो, आपके खुद के कपड़ों में से आ रही हो, आपको इन्वायरमेंट में से आ रही हो। एंड लास्ट, अपने माउथ पे ध्यान देके फील करिए कि क्या आपकी टंग ड्राई फील कर रही है, क्या आपकी कोई आफ्टर टेस्ट आ रहा है, आपकी टंग, आपका माउथ कैसे फील कर रहा है। अब इस एक्टिविटी से होगा क्या बेटा? इस एक्टिविटी से ये होगा कि अगर हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है तो हम उसको पकड़ के वापस प्रेजेंट में ग्राउंड कर लेंगे। किसकी मदद से? हमारे सेंसरी ऑर्गन से। इस एक्सरसाइज में हमने अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया है, जो हमें वापस प्रेजेंट में आने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप ये देखेंगे 5 7 8, 5 7 8, ये क्या है? वेल, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आपको 4 काउंट्स के लिए इनहेल करना है, 1 2 3 4। फिर 7 काउंट्स के लिए उस सांस को अपने पेट में रोकना है, 1 2 3 4 5 6 7। देन स्लोली 8 काउंट्स में उसको एक्सेल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको सिर्फ 10 बार करिए और आप महसूस करेंगे लाइटर। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, हम अब शांत हो सकते हैं, और हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो काम डाउन हो जाता है। चलिए ऐसी ही एक दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। इमेजिन करिए कि आप एक बॉक्स में ट्रैवल कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड जाते हुए आपको 4 काउंट्स करनी है।
4 काउंट्स में इनहेल, देन होल्ड फॉर 4 काउंट्स, स्लोली एक्सेल फॉर 4 काउंट्स एंड देन होल्ड योर एम्प्टी स्टमक फॉर 4 काउंट्स। करेंगे आप मेरे साथ? चलिए, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, स्लोली एक्सेल 1 2 3 4, होल्ड योर एम्प्टी स्टमक 1 2 3 4। इसको आप 10 बार करिए, आंखें बंद करके इमेजिन करके करिए कि आप स्क्वायर में ट्रैवल कर रहे हैं। आप खुद फील करेंगे कि दिमाग बहुत शांत हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने काउंसलर से जान सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से, योगा टीचर से समझ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बेटा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझसे तो नहीं होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे इतना सारा सिलेबस इतने से टाइम में, इतनी मेहनत करके भी अच्छा नहीं हो रहा। अक्सर ये लोग आपको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे ही आपका भी माइंडसेट बनता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आप भी वही फील करने लगेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, और ऐसे फ्रेंड्स जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं उनसे बातें करिए, क्योंकि ये लोग आपको आपका बेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप सब जानते हैं कि अभी आपके मेन अटेम्प्ट के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। उसमें बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एक लिस्ट बनाएं सारे चैप्टर्स की इन ऑल द सब्जेक्ट्स, कि मेरे को कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है हर टॉपिक में। बेस्ड ऑन दैट आप फिर टाइम अलोकेशन करेंगे। आकाश में तो आप सब जानते ही हैं कि आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आप हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकें। पर आपको अभी खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से समझिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो वीक रह गए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे वापस ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रेंथ हैं। उस बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज करेंगे हर टॉपिक को कि मेरे को पहले किससे शुरुआत करनी है। आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद आप उसको डेज देंगे कि विद इन दीज मेनी डेज आई हैव टू फिनिश दिस टास्क। आप इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे अपने शेड्यूल का, फिर उसको ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। डेली टू डू लिस्ट बनानी है। वो कैसे बनानी है आगे बात करेंगे, पर आपको रोज़ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। उसके लिए आप एक कैलेंडर लेंगे, उस कैलेंडर में बॉक्सेस होने चाहिए। आप अगर उस दिन के 80 to 90% या 100% टास्क कर दिए हैं तो आपको उस बॉक्स पे टिक करना है। अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए हैं तो आपको वहाँ पे क्रॉस करना है। इससे एट अ ग्लैंस विद इन 1 वीक आप देख पाएंगे कि क्या मैं सच्ची में अपने टास्क को अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप अच्छे से कर रहे होगे तो आप अपने आप को बता सकते हो कि मैं अगर रोज़ अपना 100% दूंगा तो इवेंचुअली मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इंक्रीजेस। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक होगा कि मेरे को वापस से रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मेरी कहाँ कमी रह रही है, और फिर उस पर काम करना पड़ेगा। अपने डिस्ट्रैक्शंस को निकालना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप जानते हैं कि बहुत कम टाइम रह गया है। इसमें ऐसी चीज़ें करना जो कहीं ना कहीं हमारा टाइम मिसयूज़ करवा देती हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। आइए सीखते हैं गोल सेटिंग। ये स्मार्ट तरीका है आपके लिए डेली गोल सेटिंग करने का। डेली गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इन डेली गोल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम स्पेसिफिक रखिए इन गोल्स को। आप समझिए कि आपका ब्रेन एक कंप्यूटर है, जितना अच्छा कोड करेंगे उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए आपके सारे गोल्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी टॉपिक्स, दे शुड बी अटेनेबल। अक्सर हम ये करते हैं कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस कर लेंगे या 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, पर जैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं आपका ब्रेन बोलेगा मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, मैं तो ये नहीं कर सकता। इसीलिए आपके गोल्स आपके लिए अचीवेबल होने चाहिए वाइल बीइंग अ लिटिल चैलेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट लगते हैं, तो आप अपने लिए चैलेंज रखेंगे कि विद इन 2.5 मिनट आई हैव टू कंप्लीट इट। Whatever you are setting as your daily goal has to be relevant to your preparation and it has to be time based। इसका मतलब क्या है, आने वाला जो आपका टेस्ट हो रहा है उसमें कोई टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे, हो सकता है कि उससे पहले वाला चैप्टर आपका बैकलॉग रह गया है। ये टाइम वो बैकलॉग उठा के करने का नहीं, ये टाइम है कि पहले जो सबसे पहले टेस्ट आ रहा है उसके लिए पढ़ें,
फिर नेक्स्ट जैसे जैसे टेस्ट आएंगे उसमें आपके बैकलॉग्स भी कवर हो जाएंगे। टाइम बेस्ड पढ़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है जिसके अंदर आपको पेपर को कंप्लीट करना है। तो आप जब पढ़ने बैठें तब भी आपको पढ़ाई जो है टाइम बेस्ड करनी है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हमें डेली गोल्स कैसे सेट करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं फिजिक्स। फिर हम लिखेंगे द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी। यहाँ पे हम ले लेते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस या द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आई हैव टू स्टडी। मान लो आज आपको होमवर्क में 30 क्वेश्चन मिले हैं, तो इन 30 क्वेश्चंस को करने में आपको कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं अटेनेबल। हो सकता है जो गोल सेट कर रहा है उसको एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करने में 2.5 मिनट्स लगते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को थोड़ा चैलेंज देगा और ट्राई करेगा कि 2 मिनट में हर एक क्वेश्चन हो। तो 2 into 30 is 60, सो 60 मिनट्स का वो टाइमर लगाएगा, पर उसके साथ साथ वो 15 मिनट का टाइमर और लगाएगा जिसमें वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो फिर जब हम टाइम ड्यूरेशन लिखते हैं तो वो आ जाएगा 60 + 15 मिनट्स। अब हमें लिखना है कि कब से कब तक, तो एट व्हाट टाइम, इसमें आ जाएगा 3 PM to 4:15 PM, या जब भी वो बच्चा पढ़ाई करने बैठ रहा है। आप एक बार देखिए, सब्जेक्ट, टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ टॉपिक्स, टाइम ड्यूरेशन एंड टाइम। आप ही बताइए बच्चों, अगर इतना स्पेसिफिक गोल सेट करोगे, इतना ध्यान लगा के गोल सेट करोगे, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो जाती कि आप उसको करेंगे? इसीलिए अपने डेली गोल्स बनाइए और उनको ट्रैक करिए, और वीकली एंड मंथली बेसिस पे भी उनको ट्रैक करिए कि आप कितना कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में दिक्कत आ रही है तो आप डेफिनेटली हेल्प सीख कर सकते हैं अपने टीचर्स की और काउंसलर्स की। अब हम बात करते हैं हाउ टू अचीव कॉन्फिडेंस। देखिए बेटा, सबसे लाउडेस्ट वॉइस होती है हमारी खुद की वॉइस, इसलिए हमें इंश्योर करना है कि ये वॉइस सबसे काइंडेस्ट भी हो। इसीलिए हमें अपनी सेल्फ टॉक पे काम करना है। सेल्फ टॉक क्या होती है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। बहुत नॉर्मल है कि एज अ स्टूडेंट आपको ये सारे ख्याल आए, दिस इज़ टू हार्ड, आई गिव अप, आई एम नॉट गुड एट दिस, दे आर बेटर एट इट देन आई एम। ये ख्याल आना नॉर्मल है, पर इनको बार बार सोच के डीमोटिवेट होना सही नहीं है। आप ये समझिए कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे जब आपको मोटिवेट करते हैं, वेदर इट्स योर टीचर्स, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, वेदर इट्स अ यूट्यूब वीडियो, वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकती है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए हमें खुद में वो आग लानी पड़ेगी, खुद में अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, वाई एम आई प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस। अपनी ड्रीम्स को सामने लाइए, अपने आप को विजुलाइज करिए उन सारी ड्रीम्स को अचीव करते हुए, उससे आप अच्छे से अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट थॉट रिस्ट्रक्चर। अगर आपको ख्याल आता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप उसको रिफ्रेम करिए और बोलिए कि विद प्रैक्टिस दिस विल गेट ईजियर। आपको याद है जब हम छोटे थे तो 2 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई करने में बहुत रोना आ जाता था क्योंकि वो बहुत टफ लगता था। ऐसी ही जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको बहुत टफ लग रही हैं, पर कोई भी चीज़ सिर्फ तब तक टफ लगती है जब तक उसकी इनफ प्रैक्टिस ना हो। विद इनफ प्रैक्टिस वी कैन डेफिनेटली डू वेल इन दैट थिंग। आई गिव अप, जस्ट से आई विल ट्राई अ डिफरेंट वे। प्रॉब्लम सॉल्वर्स वो होते हैं जो जानते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं इस पे गिव अप नहीं करूँगा। अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने पोटेंशियल पे प्लीज़ आप गिव अप नहीं करिए। I am not good at this. Ask yourself, what can I learn to become better at it?
कैसे मैं अपने आप को और बेहतर कर सकता हूँ इस चीज़ में। दे आर बेटर एट इट देन आई एम। अगर कोई दूसरा आपसे कोई चीज़ बेहतर कर रहा है तो कुछ ना कुछ रीजंस तो होगा ना उसके पास बेहतर करने का। तो अपने आप से पूछिए कि मैं क्या ऐसा चीज़ कर सकता हूँ जिससे मैं भी इसमें बेस्ट बन जाऊँ। याद रखिए स्टूडेंट्स, टर्न एवरी वाई इनटू हाउ। हर क्यों को कैसे में बदलिए और आप बन जाएंगे एक प्रॉब्लम सॉल्वर। अब हम बात करते हैं सेल्फ अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की। ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होने में हेल्प करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स। इनसे आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि अगर मैं अपना दिमाग किसी चीज़ पे रखूं या लगाऊं तो मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूं। एक बहुत फ़नी एक्टिविटी है, पर करके ज़रूर देखना। हर रोज़ जब आप उठते हैं तो मिरर में अपने आप को देखिए, अपने आप को आईज में स्टेयर करिए और अपने आप को बोलिए, आई कैन डू दिस, आई कैन एंड आई विल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स। और ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो आपके लिए पर्सनली मैटर करते हैं। कोई आपको लिस्ट नहीं दे सकता कि आपको यही सेल्फ अफर्मेशंस यूज़ करने हैं। वर्ड समझ रहे हैं, सेल्फ अफर्मेशंस। तो आपको ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपके लिए रेजोनेट करते हैं। तो अपने आप को समझिए, ऐसे स्टेटमेंट्स बनाइए और उन पे काम करिए। रोज़ सुबह उठ के इनको रिपीट करिए, रोज़ सोने से पहले भी इनको रिपीट करिए। आप देखिए, आपके ब्रेन को पता नहीं है कि क्या रियलिटी है और क्या आप सिर्फ बोल रहे हैं। आप जो बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो आपके एक्शंस में तब्दील होते हैं और वही एक्शंस आपकी रियलिटी बनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, योर थॉट्स टर्न इनटू योर बिहेवियर एंड योर बिहेवियर टर्न्स इनटू योर रियलिटी। सारी चीज़ अचीव करने की क्षमता आप सबके अंदर है, बस खुद पे बिलीव रखिए। अब हम देखेंगे एक ऐसी वीडियो जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। When faced with a big challenge where potential failure seems to lurk at every corner, maybe you've heard this advice before. Be more confident. And most likely, this is what you think when you hear it. If only it were that simple. But what is confidence? Take the belief that you are valuable, worthwhile, and capable, also known as self-esteem. Add in the optimism that comes when you are certain of your abilities. And then empowered by these, act courageously to face a challenge head on. This is confidence. It turns thoughts into action. So where does confidence even come from? There are several factors that impact confidence. 1. What you're born with, such as your genes, which will impact things like the balance of neurochemicals in your brain. 2. How you're treated. This includes the social pressures of your environment. And 3, the part you have control over, the choices you make, the risks you take, and how you think about and respond to challenges and setbacks. It isn't possible to completely untangle these 3 factors, but the personal choices we make certainly play a major role in confidence development. So, by keeping in mind a few practical tips, we do actually have the power to cultivate our own confidence. Tip 1, a quick fix. There are a few tricks that can give you an immediate confidence boost in the short term. Picture your success when you're beginning a difficult task. Something as simple as listening to music with deep bass. It can promote feelings of power. You can even strike a powerful pose or give yourself a pep talk. Tip 2, believe in your ability to improve. If you're looking for a long-term change, consider the way you think about your abilities and talents. Do you think they are fixed at birth, or that they can be developed, like a muscle? These beliefs matter because they can influence how you act when you're faced with setbacks. If you have a fixed mindset, meaning that you think your talents are locked in place, you might give up, assuming you've discovered something you're not very good at. But if you have a growth mindset and think your abilities can improve, a challenge is an opportunity to learn and grow. Neuroscience supports the growth mindset. The connections in your brain do get stronger and grow with study and practice.
It also turns out, on average, people who have a growth mindset are more successful, getting better grades, and doing better in the face of challenges. Tip 3. Practice failure. Face it, you're going to fail sometimes. Everyone does. J.K. Rowling was rejected by 12 different publishers before one picked up Harry Potter. The Wright brothers built on history's failed attempts at flight, including some of their own, before designing a successful airplane. Studies show that those who fail regularly and keep trying anyway are better equipped to respond to challenges and setbacks in a constructive way. They learn how to try different strategies, ask others for advice, and persevere. So, think of a challenge you want to take on. Realize it's not going to be easy. Accept that you'll make mistakes, and be kind to yourself when you do. Give yourself a pep talk, stand up, and go for it. The excitement you'll feel knowing that whatever the result, you'll have gained greater knowledge and understanding. This is confidence. तो उस वीडियो से क्या समझे बच्चों कि अगर हम ठान लें तो हम खुद के ही सबसे बड़े मोटिवेटर बन सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या खा सकते हैं, ऐसा क्या पी सकते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को भी वो स्ट्रेंथ दें कि हम अपना बेस्ट कर पाएं। लेट्स सी हाउ वी कैन फ्यूल योर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, आप जो भी खाएं वो हाई फाइबर होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए और बहुत ही हाइड्रेटिंग होना चाहिए। आप समझिए, आपके ब्रेन को अच्छे से फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से ओट्स जैसी चीज़ें खाना, फ्रूट्स, बहुत बैलेंस्ड मील्स, उसके साथ साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझिए, यू आर वॉट यू ईट। अगर आपका गट साफ रहेगा तो आप ज़्यादा केयरफुली सोच पाएंगे, बिकॉज योर गट इज़ योर सेकेंड ब्रेन। इसीलिए आप हाई फाइबर चीज़ें खाइए। प्रोटीन आपको लंबे समय तक फुल रहने में हेल्प करता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें अपने फूड इनटेक में इंक्लूड करिए। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ स्लीप। ये समझिए, सोना या स्लीप टाइम वेस्ट नहीं है, दिस इज़ टाइम इन्वेस्टेड। स्क्रॉल करना, बेफालतू के घूमते रहना या दूसरे डिस्ट्रैक्शंस में टाइम लगाना, ये आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, पर स्लीप कभी भी टाइम वेस्टिंग नहीं होती। चलिए समझते हैं हाउ स्लीप कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूविंग आवर परफॉर्मेंस। ये पाया गया है कि जो इंसान 7 से 8 घंटे सोता है उसका ऑन एन एवरेज 40 to 50% बेटर रिटेंशन रहता है। डीप स्लीप हेल्प्स टू कंसोलिडेट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। क्या आप जानते हैं कि रात को 9 बजे से लेके 2 बजे तक आपका एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, जो सिक्रीट होता है। ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंटली ये मेमोरी को कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। समझिए कि आप शॉपिंग करके आई हैं और सारा सामान अलमारी में ऐसे ही डाल दिया, क्या सही टाइम पे आपको सही चीज़ मिल पाएगी? नहीं। वैसे ही अगर आपकी मेमोरी में चीज़ें अच्छे से कंसोलिडेट नहीं होती तो लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुंचेंगी और आप उनको सही टाइम पे याद नहीं कर पाएंगे या रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सही टाइम पे सोना और अच्छे से सोना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मेलेटोनिन आपकी इन मेमोरीज को कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। आप देखना कि अगर आप अच्छे से सोते हैं तो एग्ज़ाम में भी आपकी घबराहट बहुत कम रहेगी और आप बहुत अच्छे से फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज को रिकॉल कर पाएंगे। आप गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प लीजिए। अगर रात को सोने में दिक्कत हो रही है तो बहुत सारी ऐसी गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको रात को सोने में हेल्प कर सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस बिफोर स्लीप इज कॉल्ड JPMR, विच इज़ जेकब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अगर आप ये करके सोते हैं सोने से पहले तो आप देखेंगे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि दोपहर में सोना। पावर नैप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, पर एक पावर नैप सिर्फ तभी यूज़फुल है जब वो अंडर 20 मिनट्स रहे। अगर आप उससे ज़्यादा की नींद लेते हैं तो आप फिर डीप स्लीप में चले जाते हैं और उसके बीच में उठते हैं तो बहुत ही इरिटेटेड और ग्रॉगी फील करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं कि आप 20 मिनट में उठ जाएं, तो दोपहर की स्लीप को ऑल टुगेदर अवॉइड करिए। क्योंकि याद रखिए बच्चों, जब आप JEE एडवांस का पेपर देंगे तो आफ्टरनून में भी आपका ये एग्ज़ाम चलेगा।
ऐसे ही अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर आता है जेईई मेन का, तो वो आफ्टरनून के टाइम पे होगा। हम तब कैसे एक्टिव रह पाएंगे? हो सकता है कि नींद ना आए, पर हम अपना फुली अटेंटिव होकर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दोपहर में सोने की आदत को दूर करना है। और सोने से पहले एटलीस्ट 7 बजे के बाद कोई भी टी या कॉफ़ी को अवॉइड करिए। अगर आपको नींद आ रही है और आपको थोड़ा जगना है, तो आप अपने मुंह पे पानी मार सकते हैं या एक एप्पल खा सकते हैं। इट विल हैव द सेम इफेक्ट विदाउट द साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साथ साथ सोने से 1 घंटे पहले अपने रूम की लाइट्स थोड़ी डिम कर दीजिए और फ़ोन, लैपटॉप इन सब को दूर कर दीजिए, क्योंकि इनसे जो ब्लू रेज निकलती है वो आपके मेलेटोनिन से इंटरफेयर करती है और आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस सेशन से आपने ऐसी चीज़ें सीखी होंगी जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, आपको स्ट्रेस बेटर मैनेज करने में हेल्प करे, आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करे। If there's any way I can help you out, please drop in the comments your questions. Until then, I wish you all the very best. Thank you.